हाँ हाँ, बताओ भाई, हथकरघा क्या होता है? हाँ, हाथ से बनाए गए कपड़े को क्या कहा जाता है? हथकरघा। हाथ से निर्मित। गांधी जी कपड़ा कैसा बनाते थे? चरखे में बनाते थे, ठीक है। और वर्तमान में जो कपड़े बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसको कि पावर लूम्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो मशीनें हैं ये भी लूमिंग का मतलब बुनने का ही काम कर रही हैं, पर ये क्या है? पावर लूम्स हैं। मतलब विद्युत की या शक्तियों की सहायता से बड़ी बड़ी मशीनें हमारे लिए क्या कर रही हैं? बुनाई का काम कर रही हैं। लेकिन चरखा क्या है? हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। हाथ से चरखा चला करके वस्त्र या सूती धागे जो हैं वो बुने जाते थे, ठीक है। हथकरघा मतलब क्या होगा? बुने हुए या हाथ से निर्मित वस्त्र या सामग्री, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट हमने कहाँ तक लिखा था? कामे रीता शेरपा के बारे में। मिस इंडिया 2023 हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे। अगर 50 वर्ष 2023 में शुरू हो रहा है, खत्म मतलब पूरे हुए हैं, तो शुरू कब हुआ होगा? पीछे जाएंगे तो कब शुरू हुआ होगा प्रोजेक्ट टाइगर? आज से 2023 से 50 साल पहले। दो 2023 से 50 साल पहले कौन सा वर्ष आएगा? 73 से ना, ठीक। इतना क्या सोचना था? 50 साल घटाना ही तो था। BC और AD तो पता है ना? हाँ। प्रोजेक्ट टाइगर, इसके 50 वर्ष पूरे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अप्रैल 1973। 9 अप्रैल 1973। और जनरली यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है। मतलब जब भी ये डाटा आए हैं और उस समय ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में रिसेंट डेटा आया था इसका, हर 4 साल में इसका डेटा आता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167, 3167 बाघों की कुल संख्या 3167 है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 9 अप्रैल 1973 में। इसका 50वां वर्षगांठ कब मनाया गया है? 2023 में। और इसके जो डेटा हैं हर साल, हर कितने साल में आते हैं? प्रति 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष में टाइगर सेंसस होता है, टाइगर लोग की गणना होती है। और 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लेटेस्ट डाटा कितना है? 3167 बाघ हैं देश में। ठीक है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व? 50 से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी रिसेंटली शायद 2 और बने थे, तो टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं देश में। टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं अब वर्तमान में। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे ना। मतलब एक तो आपका नेशनल पार्क, ये भी हाल ही में कुछ नए ऐड हुए हैं। इसके अलावा आपके जो टाइगर रिजर्व हैं ये हाल ही में 2 ऐड हुए हैं। ठीक है। इसको भी, हाँ,
50 तक का मुझे पता था, उसके बाद 52 तक का मैंने लास्ट डेटा पढ़ा था। अगर आप जो लेटेस्ट डेटा पढ़ रहे हो उसके हिसाब से फिर हो सकता है 53 हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो है वो डेटा हम नोट करेंगे जब करंट अफेयर में टाइगर रिजर्व की बात आएगी तो। ठीक है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व खास करके याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन से नए ऐड हुए हैं। चलिए, नया जो करंट अफेयर है उसको ऐड कर लीजिएगा। नया इंपॉर्टेंट इशू था आपका राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में। पॉलिटी में हमने इसको लास्ट में नोट किया था, वैसे कहाँ कौन कौन सी नई राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर बस इसको एक पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा। भारत में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां कार्यरत हैं। भारत में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां कार्यरत हैं। और इसी के नीचे में बस एक लाइन में सभी के नाम शॉर्ट में नोट करते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, इस तरीके से बस इनके शॉर्टकट में नाम नोट करते चलना। सबसे पहला है बीजेपी, कॉमा कांग्रेस, कॉमा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। हाँ, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट वाला। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट है कॉमा करके सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। सीपीआईएम, कॉमा एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, और सबसे लास्ट में कौन सा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सबसे लास्ट में है आम आदमी पार्टी। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, सीपीआईएम, एनपीपी और आप। ये 6 जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय पार्टियां के दर्जा प्राप्त हैं अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। जलीय मतलब पानी के अंदर से उसको पाइपलाइन को गुजारा गया है। जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। कहां पर उपस्थित है? तो असम के जोरहट से माजुली द्वीप के मध्य। असम के जोरहट से माजुली द्वीप के मध्य। माजुली द्वीप के बारे में हमने पढ़ा था, देश का एकमात्र नदी द्वीप। हाँ ठीक, और साथ ही इसका लंबाई नोट कर लीजिएगा 4080 मीटर। ये जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है इसकी कुल लंबाई 4080 मीटर।
हाइड्रोकार्बन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाइड्रोकार्बन्स में इसका यूज़ ये है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है यहाँ पे कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन जनरली किया जाता है बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू, ठीक है। कहीं पे पेट्रोल पंप में आप देखे होंगे कि एक टैंकर में पेट्रोल भर करके आता है और वहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड जो टैंक होता है वहाँ पे खाली किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग टर्म में देखें तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, इसीलिए उस खर्चे को बचाने के लिए क्या किए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अंडर वाटर एक पाइप बिछा दिए हैं, ठीक है। अब इसी पाइप के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे कोई भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी के लिए इसको डेवलप किया गया है, हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत में एक नया हेलीकॉप्टर फैक्ट्री डेवलप किया गया है, इसी के बारे में कुछ न्यूज़ है। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर डेवलप किया गया है? हाँ, तुमकुरू कर्नाटक। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, नया हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू कर्नाटक में। और किसके अधीन है, कौन सी कंपनी के अधीन इसको डेवलप किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अधीन डेवलप किया गया है नया हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, देश में लिथियम भंडार की प्राप्ति। हाँ मैम, हाँ, जम्मू कश्मीर में। देश में लिथियम भंडार की प्राप्ति किस चीज़ के लिए यूज़ होता है लिथियम? हाँ, जनरली बैटरी बनाने में लिथियम का खूब यूज़ होता है, ठीक है। और क्योंकि अभी तक इसमें चाइना की डोमिनेंस थी, चीन से ही ज़्यादातर आयात किया जाता था, इसीलिए अगर भारत में लिथियम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व बच जाएगा, ठीक है। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा होती है उसके खर्चों में कमी आएगी। विदेशी मुद्रा मतलब हमारे पास डॉलर जो है वो बच जाएगा, इसका खर्च जो है वो कम हो जाएगा, हम इस खर्च को कहीं दूसरी जगहों पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लिथियम भंडार की प्राप्ति कहाँ पर मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर में। और विशेष रूप से पूछा जाए कि किस ज़िले में मिला है, तो एक यहाँ पर ज़िला है जिसको कि रियासी ज़िला बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में लिथियम भंडार प्राप्त हुआ है। ठीक, लिथियम भंडार वैसे हाल ही में जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नए लिथियम रिजर्व्स की प्राप्ति का कुछ न्यूज़ मिलेगा। वैसे ही आपका छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास कुछ लिथियम रिजर्व मिले थे। तो भारत में लिथियम की जो खोज है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है अब, ठीक। नया करंट अफेयर नोट कर लीजिएगा, नया इसके बाद में लिथियम भंडार के बाद में नया करंट है यहाँ पे, चीतों को विदेशों से कुछ चीते लेकर के आए थे भारत में, इसी से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं। लिखिएगा इसमें,
दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो जनरली एक प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर इनको पुनर्वास इनका किया गया, कौन से जगह पर इनको रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया है। और इसी के साथ भारत में कुल 20 चीते हो गए थे। ठीक है, इससे पहले, अच्छा यहाँ पे आपने नोट किया, सबसे पहला पॉइंट था कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया है। इसी में एक और पॉइंट ऐड करेंगे, इससे पूर्व 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। इससे पूर्व 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। अफ्रीकी देश है ये भी। 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। इस प्रकार भारत में कुल 20 चीते लाए गए। इस प्रकार भारत में कुल 20 चीते लाए गए। और लेटेस्ट डेटा ये है कि जुलाई 2023 तक इनमें से 9 चीतों की मौत हो गई है। देश में अभी कितने बचे हैं? 11 चीते जीवित। नौ चीतों की मौत और 11 चीते अभी जीवित हैं। ठीक, इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। 12 चीते कहाँ से लाए? दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीकी कंट्री है, सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से। और इस प्रकार टोटल भारत में कुल कितने चीते लाए जा चुके हैं? 20 चीते। हाल ही में कितने चीतों की मृत्यु हो गई है? 9 चीते। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से 12, फिर नामीबिया से लाए 8, टोटल हो गए थे 20 और 9 चीतों की मृत्यु। ये संख्या याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। राजस्थान मनरेगा के अंतर्गत, राजस्थान मनरेगा के अंतर्गत श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर। राजस्थान श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ठीक है, अब ये श्रम दिवस क्या है? मनरेगा में आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को डेली कुछ रोज़गार मिलता है और कुछ लिमिट होती है कि एक साल में मान लीजिए कि इसको कम से कम 180 दिन का रोज़गार मिलेगा। इस तरीके से एक व्यक्ति को मान लो 180 दिन का रोज़गार मिलता है। इसी तरीके से मान लो उस राज्य में 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया,
तो ये 1 लाख गुणा कितना हो जाएगा 180। तो वहाँ पर कितने दिन का रोजगार जनरेट हुआ था? 180 लाख दिन का रोजगार जनरेट हुआ था। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान में श्रम दिवस उत्पादन, राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा श्रम दिवस का उत्पादन हुआ है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट करंट अफेयर, किसानों के लिए एक नया पोर्टल मतलब वेबसाइट, नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च। किसानों के लिए एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथी, SATHI। इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। साथी, इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। सीड सबसे पहला है, एस से है यहाँ पे सीड, सीड। ए से है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, टी से है यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी। सीड, ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। होलिस्टिक इन्वेंट्री, होलिस्टिक इन्वेंट्री। सीड, ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, किसानों के लिए उनके बीज और उनके बीज कहाँ तक पहुँचे हैं, उनको बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया था, साथी ऐप। जनरली इसका फुल फॉर्म बस इंपॉर्टेंट है। अब इसके फुल फॉर्म में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरली ऐसा कोई फुल फॉर्म है, वहाँ पर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन की जगह मान लो यहाँ पे अथॉरिटी कर देगा, ट्रेस की जगह पे यहाँ पे ट्रैक कर देगा। ठीक है, होलिस्टिक की जगह पे कुछ और शब्द लिख देगा, इन्वेंट्री की जगह पर आई से शुरू होने वाला कुछ और शब्द लिख लेगा। इसी तरीके से उनके 4 ऑप्शंस बन जाते हैं। तो आपको इसका फुल फॉर्म बस याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न यही बनने की संभावना रहेगी, साथी का फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर है, लिखेंगे दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित, दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक नदी जल परियोजना के बारे में है, इसको नोट कर लेंगे। भारत और चीन सीमा के मध्य, भारत और चीन सीमा के मध्य दिबांग जल विद्युत परियोजना, भारत चीन सीमा के मध्य दिबांग जल विद्युत परियोजना को
मंजूरी प्राप्त। दिबांग जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्राप्त। अब जनरली यहाँ पर केवल एक प्रश्न आपको पूछ सकता है कि दिबांग जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? अरुणाचल में। दिबांग जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में होगा? अरुणाचल में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ये सबसे पहले तो ये क्या है? तो ये एक ऊर्जा पाइपलाइन है। यहाँ से भी पेट्रोलियम या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये क्या है? ऊर्जा पाइपलाइन है। कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 131.5 किलोमीटर। इससे पहले एक पाइपलाइन हमने अभी पढ़ा है असम में। असम में भी एक पढ़े ना, हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। ठीक है, अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। वहाँ पे कितनी लंबाई है? 4080 किलोमीटर है या मीटर है? मीटर है। ठीक है, ये यहाँ पे किलोमीटर में है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इस पाइपलाइन का क्या नाम दिया गया है? ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट मैत्री। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मैत्री। मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ। ठीक, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, इन कुछ वस्तुओं को जीआई टैग का दर्जा मिला है। जीआई टैग, इसको कहा जाता है ग्लोबल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन टैग। अब ये ग्लोबल इंडिकेशन टैग क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सामान है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। कोई विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसे किसी चीज़ को उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था विकसित होता रहे, इस वजह से उस वस्तु को क्या दिया जाता है? जीआई टैग का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, इसी में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनको कि हाल ही में जीआई टैग का दर्जा मिला है। इसमें सबसे पहला है पान के अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं। कई देशों में, कई राज्यों से पान के पत्ते आते हैं। इसी में ही एक पत्ते का टाइप है, पान के एक पत्ते का टाइप है जो कि तमिलनाडु से आता है। इसको कहा जाता है आथुर पान। आथुर पान तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, इसी में जीआई टैग में सेकंड नाम नोट कर लीजिएगा, बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर में। बसोहली पेंटिंग नेक्स्ट है थर्ड, मिर्चा धान। मिर्च पढ़ते हैं, मिर्च छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मिर्चा। मिर्चा, मिर्चा धान। धान की एक किस्म है जिसका नाम क्या है? मिर्चा।
मिर्चा धान, ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। इसको भी जीआई टैग मिला है, मिर्चा धान। अच्छा, हाल ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न बन सकता है। मिर्चा नामक किसी वस्तु को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस चीज़ की प्रजाति है? चावल है, धान है, मिर्च है या फिर हल्दी है? धान है, ठीक है। ये ऐसे जो इंटरेस्टिंग शब्द है, यहाँ से प्रश्न जनरली बन जाते हैं। तो मिर्चा ये जो शब्द है धान की एक प्रजाति है, कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, ठीक। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग, गोंड जनजाति के नाम पर है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें जितनी भी प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है उसको जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक। इसमें एक और नाम नोट कर लीजिएगा, दुबराज चावल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, अभी इसी साल के किसी एग्जाम में पूछा गया है। दुबराज चावल, दुबराज चावल किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। दुबराज चावल छत्तीसगढ़। बनारसी पान तो आपको पता ही है, कौन से राज्य से संबंधित है? बनारस कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप आसानी से आंसर निकाल पाते हो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है निक्षय मित्र योजना। निक्षय मित्र योजना ठीक। निक्षय क्या है? अच्छा, ये एक प्रकार की बीमारी है, किस बीमारी को कहते हैं निक्षय? टीबी को ही निक्षय रोग भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्षय बीमारी कौन सी ये तो नहीं पता, पर टीबी को निक्षय रोग कहते हैं। हर बीमारी में क्षय होता है, इसमें सम्मान को बनाए रखने के लिए उसको निक्षय रोग कहा जा रहा है। जनरली ये एक आसानी से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज़ है, ठीक है। टीबी में इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा, टीबी रोग से पीड़ित व्यक्तियों को गोद लेने की योजना है। टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेने की योजना है। ठीक, अब आपको सिर्फ प्रश्न इतना सा पूछ सकता है कि निक्षय मित्र योजना किस बीमारी से संबंधित योजना है? कौन सी बीमारी है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे जो योजना है इसके अंदर ये बताया गया है कि इस योजना के अंदर निक्षय मित्र जो हैं ये कौन हो सकते हैं? तो कोई भी एनजीओ, कोई भी स्वयंसेवी संस्था हो गया, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी सरकारी एजेंसी हो गई, वो सभी क्या करेंगे? टीबी से पीड़ित लोगों को गोद लेंगे। और गोद लेने का मतलब ये है कि उनको ला करके अपने घर नहीं रखेंगे, बल्कि उनके इलाज पर होने वाले खर्च का निर्वाह करेंगे, ठीक है। जनरली कोई नेता मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे गांव को गोद ले लिए। ऐसा सुनते हैं कि फला नेता ने इस गांव को गोद ले लिया है। इसका मतलब क्या, वो गांव के सारे लोग उसके घर रहेंगे? नहीं, उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटी, उसके विकासात्मक कार्यों में वो विशेष रुचि लेंगे। वो नेता जो मंत्री हैं उस गांव का उद्धार करने की कोशिश करेंगे, विकास करने की कोशिश करेंगे। ये बताता है उस गांव को गोद लेने के का जो विषय है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गणतंत्र दिवस 2023 के
गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि। ठीक, इसमें पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र जो देश है इसके राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इस साल गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी में भारत के मुख्य अतिथि बने थे, भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, मुगल गार्डन का नाम, मुगल गार्डन का नाम बदलकर, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। मुगल गार्डन किसको बोलते थे पहले? किसको बोलते थे? राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है इसको बोलते थे राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है इसी को बोला जाता था पहले मुगल गार्डन। ठीक, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को सर एडवर्ड लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को सर एडवर्ड लुटियंस ने, हाँ लुटियंस लूटने वाले, सर एडवर्ड लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1917। हाँ 1917 के टाइम से इसको डेवलप करने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, काफ़ी बड़े एक एरिया में विस्तृत है ये वाला गार्डन, लगभग 15-16 एकड़ के आसपास फैला हुआ है। और राष्ट्रपति भवन जब कोई देखने जाते हैं विजिटर्स तो उनको दिन भर समय लग जाता है सिर्फ राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन था मुगल गार्डन इसको देखने के लिए। हजारों प्रकार के फूलों की प्रजाति, एक ही प्रकार के गुलाब हैं तो उसके हजारों प्रजाति, ये सभी मुगल गार्डन में अवेलेबल थे। ठीक है, साल में कुछ खास मौके होते हैं जब इनको अलग अलग टाइप के शोज़ के लिए खुला जाता था। जैसे एक बार शायद फ्लावर शो भी नाम का कोई चीज़ होता है क्या गार्डन्स में? फ्लावर शो, ठंडी के टाइम पे फ्लावर्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उस टाइम पे फ्लावर शो नाम का एक शो होता है। वहाँ पे हजारों प्रकार के फूलों की प्रजाति होती है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, राष्ट्रपति भवन अभी हाल ही में बना, उसके बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन तो कब जमाने से है। हाँ, गार्डन से, गार्डन का एरिया उसके आसपास था। विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन के पास जो गार्डन है वो बाद में डेवलप करने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन तो वायसराय लोग के रुकने के लिए बहुत पहले से था, जब अंग्रेजों के ज़माने से वायसराय होते थे उस टाइम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा
बनवाए गए फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए उद्यानों से प्रेरित था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए उद्यानों से प्रेरित था। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस ने जो डिज़ाइन किया था उसकी प्रेरणा इन्होंने ली थी फिरोज शाह तुगलक ने अलग अलग जगहों पे जो उद्यान बनवाए थे वहाँ से। अब इसी के साथ में कुछ ऐसे जगह हैं जिनका नाम बदला गया है हाल ही में 2023 में। इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, अन्य नाम और परिवर्तित नाम। कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे स्पेशल स्पॉट्स हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने चर्चा स्टार्ट किया था मुगल गार्डन के बारे में। मुगल गार्डन का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। ठीक, यहीं पे कुछ और पुराने नाम हैं, उनके नए नाम नोट कर लीजिएगा। पुराना नाम है, एक जगह है औरंगजेब रोड। औरंगजेब रोड, औरंगजेब रोड। इसका नया नाम है अब्दुल कलाम जी के नाम पर, APJ अब्दुल कलाम रोड। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। सेकंड है, इसमें सारा का सारा दिल्ली में ही है, रेस कोर्स। घोड़ों की रेस होती है यहाँ पे, इसलिए इसको रेस कोर्स रोड कहा जाता है। रेस कोर्स रोड, इसका नाम बदलकर किया गया है लोक कल्याण मार्ग। दिल्ली मेट्रो में आप सफ़र करेंगे तो एक स्टेशन आता है मेट्रो में, रेस कोर्स मेट्रो। ठीक है, वहीं पे जो रोड है उसको कहा जाता है रेस कोर्स रोड। इसका नाम बदलकर किया गया है लोक कल्याण मार्ग। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, राजपथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत पथ नहीं, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर किया गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। हाँ, हाँ, घोड़े नहीं जाते भाई, घोड़ों की रेस होती है वहाँ पर। हाँ, अच्छा, लोक कल्याण क्यों रख दिए करके? देखो, वो रोड जो है एक्चुअल में वो रोड नहीं है, रेस कोर्स के पास में है। घोड़ों की जो रेस होती है ना, यहाँ पे जो मान लो घोड़े दौड़ रहे हैं, इसके आसपास जो रोड गुजर रही है इसको कहा जा रहा है रेस कोर्स रोड। वो उस रोड से होकर के रेस कोर्स जाते थे। ठीक है, इस रोड का भी नाम बदल कर दिया गया है अब लोक कल्याण मार्ग। असल में इसका नाम जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से रखा गया है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसको, ये जो रेस कोर्स था वहाँ पे ब्रिटिशर जो है वो रेस लगाने के लिए जाते थे। वर्तमान में अभी भी इस जगह पर रेस लगाया जाता है, घोड़ों की रेस अभी भी यहाँ पे होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश में सट्टा लगाना गैर कानूनी है, आपको पता है? सट्टा या गैम्बलिंग जो है वो गैर कानूनी है। देश में केवल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पर कि सट्टा अलाउ है, सट्टा जो लीगल है, वो है ये घोड़ों की रेस। घोड़ों की जो रेस है इस पर सट्टा लगाना अभी भी वैलिड है, लीगल है। ठीक है, तो रेस कोर्स में अलग अलग टाइम पे बहुत सारे रेस ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। इस रोड को कहा जाता था रेस कोर्स रोड। इसी का नाम बदलकर, ये अंग्रेजों ने रखा था ये नाम, रेस कोर्स रोड उन्होंने रखा था, और अब इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? लोक कल्याण मार्ग। नेक्स्ट, अच्छा, फिरोज शाह कोटला का नाम क्या रखे? अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, हाँ, अरुण जेटली पुराने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड के वैक्सीन के बारे में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, इसको नोट कीजिएगा। दुनिया की सबसे पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च, दुनिया की सबसे पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च, जिसको कि नाक से दिया जा सकता है, नाक में इसके ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है नेजल वैक्सीन। दुनिया की सबसे पहली नेजल वैक्सीन, कोविड के बारे में है ये, कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, इसे बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा, इसे बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। इसका पूरा नाम इंट्रानेजल, इसका पूरा नाम इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इसका पूरा नाम इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है, इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बुकिंग कोविन पोर्टल से की जाएगी। इसका यूज़ किए थे आप लोग, कोविन पोर्टल, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल का यूज़ किए होंगे। वही पोर्टल है जहां से इस नेज़ल वैक्सीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन या बुकिंग किया जा सकता है। वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से बुकिंग की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मूल्य सरकारी अस्पतालों में, इसका मूल्य सरकारी अस्पतालों में 325 रुपये, इसका मूल्य सरकारी अस्पतालों में 325 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपये होगा। 325 एंड 800। इसका मूल्य सरकारी अस्पतालों में 325 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपये होगा। चलिए आज के लिए एक लास्ट करंट अफेयर नोट कीजिएगा। लास्ट करंट अफेयर है, आईआईटी मद्रास के द्वारा
आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस जारी किया गया, जारी किया गया। ठीक है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पाईवेयर से बचाने के लिए जो सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये भार ओएस लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट नोट कीजिएगा। हाँ, कोई भी यूज़ कर सकता है, स्पेशली सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं, उनको ये चीज़ उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। अभी सभी को ये मतलब ओपन नहीं किया गया है, कुछ भी ट्रायल फेज में चल रहा है, पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, अभी इसको मार्केट में सभी के लिए ओपन नहीं किया गया है। लास्ट नोट करेंगे, नोट कीजिएगा, एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की कुल उत्पादन क्षमता, ये देश भर की बात हो रही है, एनटीपीसी की कुल उत्पादन क्षमता 71 गीगावाट से अधिक एनटीपीसी की कुल उत्पादन क्षमता 71 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इकहत्तर गीगावाट से अधिक हो चुकी है। एक और लिखें लास्ट, चलिए, ओके, थैंक यू।